साथियों, प्रयोगशाला परिचारक की क्लास 1 आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 1 में भारत के भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप रहेगी। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सामान्य परिचय पर। भारत के भूगोल की सामान्य परिचय पर मैं चर्चा करूंगा। भारत के पड़ोसी देश पर भी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ भारत के जो भौतिक स्वरूप है उस पर भी मैं बात करूंगा। जो भी साथी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे सीजी टेट की हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। ये बिल्कुल निःशुल्क कक्षा है जो हम आप सबके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आपको पेड क्लास चाहिए अन्य शिक्षक भर्ती की, सीजी टेट की, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल की सामान्य परिचय की मैं बात करूं तो भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से और 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है, जो भारत की उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का विश्व का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 7वां स्थान आता है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो दूसरा स्थान पर हमारा भारत देश आता है। और इसके पहले स्थान पर कौन है आप सभी जान रहे हैं। चीन का स्थान प्रथम है, उसके बाद भारत का स्थान द्वितीय है। ठीक है भाई। इसके बाद में भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, जो कि जहां पर इंदिरा पॉइंट है, अर्थात दूरस्थ दक्षिण बिंदु पर इंदिरा पॉइंट है और उसके मुख्य भूमि अर्थात दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। क्लियर है भाई। भारत के सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु पर सियाचिन ग्लेशियर हैं, जिसे इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। इसके निकट है, मतलब लद्दाख है, जिसे इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारत के सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु प्रदेश है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश है। भारत के सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु पर गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। ठीक है। भारत देखो, अब यहां बात करें हम तो भारत की भूभाग की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। क्या? तो भूभाग की लंबाई, भारतीय भूभाग की लंबाई। ठीक है। इसके अलावा जो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई गुजरात है। सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा है गुजरात है, जबकि तटीय सीमा सर्वाधिक गुजरात की है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जो कि 1962 किलोमीटर तक फैला है। गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटा है, अर्थात गोवा राज्य की जो तट रेखा है 118 किलोमीटर, मतलब बहुत कम ही है। ठीक है। भारत के जो 9 राज्य हैं, देखो भाई, हम केवल सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं ना भारत के भूगोल की। तो भारत के जो 9 राज्य हैं, क्या क्या? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल। तो भारत की ये 9 राज्य की जो सीमा है समुद्र तट से लगी हुई है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। इसके अलावा 84 अंश 30 डिग्री, देखो 84 डिग्री या 84 अंश जो भी बोले, पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर के गुजरती है। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच माध्य समय से देखो
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे हैं। ग्रीनविच माध्य जो समय होता है ना उससे 5.5 घंटा आगे चल रहा है। ठीक है, अब कैसे, मान लो वहां पर ग्रीनविच माध्य में यदि मान लीजिए 5 बजा है तो हमारे यहाँ 10:30 बजा होगा। ठीक है, याद रखना। क्लियर है भाई, यहां तक सामान्य बेसिक सी परिचय है। उसके बाद हम बात करें भारत एवं उनके पड़ोसी देश की। तो देखो, भारत की जो स्थलीय सीमा है उनसे लगे हुए पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। अर्थात हमारे भारत देश से 7 और देश हैं जो कि पड़ोसी हैं, जुड़ा हुआ है उनसे। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अर्थात सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ जो स्थल है वो तटीय लगा हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है भाई, तो 4096.7 किलोमीटर तक लगा हुआ है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की है जो कि केवल 106 किलोमीटर तक लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा भारत की जो देखो, भारत का समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। ठीक है, सबसे निकटतम देश श्रीलंका है जो कि पाक जल डमरू मध्य भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से जुड़ी हुई है, नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है। ठीक है, एकदम बेसिक सी बता रहे हैं भाई, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो, पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। जो पाकिस्तान है हमारे देश से कौन सी रेखा द्वारा वो अलग होता है, तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा अलग होता है। चीन हमारे भारत देश से मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। ठीक है भाई, याद रखना ना, चीन जो है भारत से मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है और अफगानिस्तान हमारे भारत देश से डुरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। क्लियर है भाई, ये हमारे देश का स्वरूप है भारत का। देखो, भारत का ये क्या है भाई, सीमा रेखा है, भारत से जुड़े हुए पड़ोसी देश है। ठीक है, देखिए इसको आप समझें एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देशों से लगे हुए भारतीय राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश है, देखो पाकिस्तान जो देश है उससे कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। पंजाब जुड़ा है पाकिस्तान से, गुजरात जुड़ा है, राजस्थान जुड़ा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जो राज्य है हमारे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्यों की बात करूं तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये 5 राज्य जो है हमारे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चीन देश से जुड़ा हुआ है। हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये आपके चीन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो भूटान से जुड़ा हुआ राज्य है जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये भूटान से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा साथियों आपका म्यांमार से जुड़ा हुआ जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो राज्य हैं म्यांमार देश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये जो 5 राज्य हैं नेपाल देश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो ये लद्दाख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करें हम भारत एवं उसके पड़ोसी देश। हाँ, ये तो हमने बात कर लिया भारत और पड़ोसी देश की। देखिए अब हम बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा होता है इसकी बात करें तो जो भौतिक रचना है धरातल के स्वरूप के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात भौतिक स्वरूप को
जो हमारे देश की भौतिक फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, भौतिक जो स्वरूप है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है भाई? तो पहला आता है हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और द्वीपीय भारत व तटीय मैदान। ये 4 भागों में जो भौतिक संरचना है, धरातल के स्वरूप है, उसको बांटा गया है। अब इन चारों को मैं एक एक करके बात करूं। इसके भी देखो, इसमें भी आपका जो उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश है, जो पहला बिंदु है, ठीक है, देखो कौन सा पहला बिंदु भाई? तो ये आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको फिर से 4 भागों में बांटा गया है। इसी के 4 भागों को हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, ट्रांस हिमालय क्या है? तो ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। K2 या गाडविन आंस्टीन, ठीक है। ये जो काराकोरम की पर्वत श्रेणी है, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, जिसकी 8,611 मीटर में है, जो भारत की सबसे सर्वोच्च श्रेणी में से एक है। कौन सा? काराकोरम पर्वत श्रेणी 8,611 मीटर में है और भारत की सर्वोच्च चोटी है। याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सीचर जोन अलग करता है, ITSZ जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बृहद हिमालय की। तो देखो, बृहद हिमालय क्या है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 6,000 मीटर है। कितना है भाई इसकी औसत ऊंचाई? 6,000 मीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। जो माउंट एवरेस्ट है ना, जिसको 8,848.86 मीटर जिसको बोला जाता है, इसी पर्वत श्रेणी का भाग होता है। अब विश्व के सर्वोच्च चोटी कौन है भाई? एवरेस्ट है ना। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको इस वाले पॉइंट को याद रखना होगा, ठीक है। देखो, उसके अलावा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? उसके बाद इसी में तीसरा आता है, देखो, लघु हिमालय। अब लघु हिमालय क्या है, इसको देखो। तो लघु हिमालय मध्य हिमालय या इसे हिमालय भी कहते हैं। तो इस श्रेणी में पीपर पंजाल, देखो, पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नागटिका की श्रेणियां इसमें हैं। अब पीर पंजाल कश्मीर में है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला में से एक है आपका पीर पंजाल, ठीक है। अब बाह्य हिमालय, देखो, बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है भाई। इसी में अब दूसरा आ जाइए, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, जिसको आग्नेय बोलते हैं, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिल करके प्रायद्वीपीय पठार की रचना हुई है। अर्थात आग्नेय और रूपांतरित जो शैल है, जो चट्टान है ना, उसी के क्रिस्टलीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार बना है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी याद रखना है ना। उसके अलावा देखो, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कैम्ब्रियन काल, जो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर किसको कहा जाता है, इसको भी याद रखो। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, इसको भी याद रखना। जो अजंता की पहाड़ी है, अजंता एलोरा गुफाएं जैसे बोलते हैं ना भाई, तो अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, याद रखना। इसके अलावा इसमें देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि 2,695 मीटर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रहा है भाई। इसी में सी आ जाइए अब आगे। देखो, उत्तरी भारत के जो विशाल मैदान है, ठीक है,
उत्तरी भारत के विशाल मैदान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये प्रमुख फैक्ट ये भी है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो उत्तरी भारत के कितने भागों में इसको बांटा गया है भाई? 4 भागों में। भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराई प्रदेश, अर्थात इस तरह से इसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद डी आता है भाई, इसमें द्वीपीय भाग। देखो, द्वीपीय भाग तो इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीप समूह हैं। 2 प्रमुख जो द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों जो है केंद्र शासित भी है ना भाई? चीजें समझ में आ रही है ना? देखो, उसके बाद इसमें और आता है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें कुल 572 क्या है? उसमें कुल 572 द्वीप है। ठीक है। कितना द्वीप है भाई? 572 द्वीप है, जिसमें लगभग 550 जो द्वीप तो अंडमान द्वीप समूह में है और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर, जिसको दक्षिण अंडमान के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात दक्षिण अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है अंडमान द्वीप समूह का। ठीक है भाई। इसके अलावा देखो, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। कौन? आपका लक्षद्वीप। ठीक है भाई। 8 अंश चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है। और 10 अंश चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है। इसके बाद हम इसी में आते हैं अपवाह तंत्र की। तो देखो, अपवाह तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। तो गंगा नदी बंगाल में पद्मा नदी से बहती है। जो गंगा नदी है बांग्लादेश में क्या से बहती है भाई? पद्मा नाम से ये बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अपवाह तंत्र है ना भाई, याद रखना। इसी में एक और आता है, सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। ठीक है। अब इसी के अंदर आ गया आपका, देखो भाई, फैक्चुअल चीज़ों पर अब मैं बात करते चलूँगा। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, दोनों एक्चुरी बनाती है। ठीक है। देखो, अब जो आपको ध्यान देना है विशेष वो है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का एक विख्यात मंदिर है जिसे महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और प्रति 12वें वर्ष में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। गोदावरी सबसे ज़्यादा लंबा है, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद महानीप नदी, उसके बाद कावेरी, फिर ताप्ती नदी इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई। इस पर भी आप एक नज़र जरूर डालेंगे। नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली है, यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। बरेली, रामगंगा, मथुरा, यमुना नदी, कानपुर, गंगा नदी, प्रयागराज गंगा जमुना के संगम में बसा है। वाराणसी गंगा नदी में है। कन्नौज गंगा में है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा आपका अयोध्या जो कि सरयू नदी में है। जौनपुर गोमती, बद्रीनाथ अलकनंदा, फिरोजपुर सतलज नदी, कोलकाता में हुगली नदी, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी,
कोटा में चंबल, उज्जैन में क्षिप्रा, जबलपुर में नर्मदा और गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके अलावा पढ़रपुर में भीमा, अहमदाबाद में आपका साबरमती, जमशेदपुर में स्वर्णरेखा, हैदराबाद में मूसी और सूरत में ताप्ती नदी, श्रीनगर में झेलम और कुर्नूल में तुंगभद्रा नदी बही हुई है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखो, ईश्वर का निवास स्थान किसे बोलते हैं? प्रयागराज को। स्वर्ण मंदिर किसको बोलते हैं? अमृतसर को। मंदिर एवं घाटों का शहर वाराणसी को बोलते हैं। इसके अलावा अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोच्चि को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को बोलते हैं। त्योहारों का नगर मदुरै को बोलते हैं कर्नाटक और रत्नों का नगर मैसूरू को बोलते हैं। गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को बोलते हैं और भारत का पेरिस भी हम जयपुर को ही बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोलेंगे। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार को बोलते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी है। ठीक है, भारत का हॉलीवुड कौन है भाई? मुंबई है। कौन है? मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई है। ठीक है, मुंबई क्या है? भारत का प्रवेश द्वार है। भारत का दिल दिल्ली है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं और भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। अब भारत में मसालों का बगीचा केरल को बोलते हैं और छोटा नागपुर की नारायणी नेतरहाट को, पर्वतों की रानी मसूरी और 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ही सही लेकिन आपको बहुत कुछ दे जाती है साथियों। अब बात कर लेता हूं भारत के प्रमुख झीलों की। तो भारत के प्रमुख झील और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो वेरीनाग झील जो कि जम्मू और कश्मीर में है। डल झील जम्मू एवं कश्मीर में। उलर झील जम्मू और कश्मीर में। राजसमंद झील जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा सांभर झील जो कि राजस्थान में है और सातताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील जो कि आपके तेलंगाना में है। ठीक है, इस तरह से सभी झील हैं और कहीं न कहीं ये है। देखो, समुद्री तट से पृथक होकर जो छिछरे पानी की झीलें क्या कहलाती है? लैनून झील कहलाती है। भारत के सबसे तटीय झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून है। ठीक है, अष्टमुखी झील केरल की पश्च जल लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। इसके अलावा भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी विद्यमान है। ठीक है, फुलहर झील को गोमती नदी से ये जो फुलहर झील है वो निकलती है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बैरियर टापू। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है और पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से भी ये क्या करता है भाई? अलग करता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। आप सभी जान रहे हैं श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को, है ना भाई। देखो, इसके अलावा भारत के प्रमुख जलप्रपात, और ये जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, कहाँ राज्य में है, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, जोग जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 553 मीटर है, ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। चित्रकूट जलप्रपात जिनकी ऊंचाई 29 मीटर है, इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। गौतम धारा साढ़ू नदी पर है झारखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर मैं बात करता हूं भाई।
कपिल धारा जलप्रपात भी इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी में है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में है मध्य प्रदेश में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझना होगा। चलिए, इसके बाद मैं बात कर लूँ भारत के जलवायु की। तो भारत की जलवायु कैसी होगी? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, भारत की जलवायु क्या है भाई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। ठीक है, अब जब मानसून होता है, मानसून पवनें आती है, तो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 प्रकार की ऋतु होती है। क्या क्या 4 ऋतु होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक चलता है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक और शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक चलता है। ठीक है भाई। इसके अलावा तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी में लौटते हुए मानसून के कारण ठंड पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भाई। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी और पूर्वी भारत में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लास्म वर्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी में आता है आम्ल वर्षा। तो केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं के दक्षिण भारत में आम्ल वर्षा कहते हैं। देखो, ये आम्र वर्षा है ना, अम्ल वर्षा नहीं है, आम्र वर्षा। ठीक है, देखो लू क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली जो गर्म हवा है उसी को लू कहा जाता है। तो भारत जो अब अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। ठीक है, सबसे कम, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होता है भाई? लेह में, जो लद्दाख है ना वहीं पर। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई। उसके अलावा देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की जो खाड़ी है शाखा अरब सागर की मानसून भाषा की तुलना में और अधिक शक्तिशाली रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें मिट्टी के बारे में। भारत में कौन कौन सी मिट्टियां होती है? ठीक है, देखो भारत की जलवायु की बात कर लेता हूं। तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ना, याद रखना इसको। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में मानसूनी पवनों का रुख, देखो भारत में जो मानसूनी पवन आता है ना वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको ध्यान देना है भाई। अब मानसूनी पवन है समय समय पर अपनी दिशा भी बदलते रहता है। जैसे ये जो चारों ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, अब शीत ऋतु में 16 दिसंबर से 15 मार्च तक। ठीक है, तो ये अपनी अपनी दिशाएं जो है बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु में 16 जून से 15 सितंबर तक और शरद में 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। इस तरह से ये बदलते रहता है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जो जनवरी फरवरी महीना है उस माह में लौटते हुए मानसून के कारण ये होती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो ये आम्र वर्षा, ये सब चीज को भारत की मिट्टी की बात कर लेता हूं। भारत की जो मिट्टी है
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। अब कौन कौन से 8 वर्गों में विभाजित किया है भाई? तो भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टियां हैं उनके प्रकार इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले देखो, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो नदियों द्वारा जो लाई जाती है ना बहा करके, उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को, ये मिट्टी के प्रकार है ना, पहला जलोढ़ मिट्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो वह मिट्टी जो नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। और यह जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो बांगड़ मिट्टी और दूसरा है खादड़ मिट्टी। ठीक है, बांगड़ मिट्टी क्या होता है? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ मिट्टी तथा नए जलोढ़ मिट्टी को खादड़ मिट्टी कहा जाता है। बांगड़ मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट मिले होते हैं। ठीक है, दूसरी मिट्टी आती है काली मिट्टी। देखो, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। ठीक है भाई, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की जो क्षमता है वो पाई जाती है। उसके बाद में तीसरी जो मिट्टी आती है वो है लाल मिट्टी, बहुत सारे जगहों पर पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टी का जो निर्माण है जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अर्थात कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इस लाल मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं ना, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है भाई, लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी के बाद आता है हमारा लेटराइट मिट्टी। तो देखो, लेटराइट मिट्टी क्या है? तो इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है। लेटराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय, इलायची की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कृषि की प्रमुख जो विधियां हैं इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है भाई। ठीक है, देखो, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन को कहा जाता है। ओलिरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन को कहा जाता है। हार्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। और सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। और फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन और वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन को कहा जाता है। वर्मी खाद सुने हो ना, केचुआ खाद जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना हो। इसके अलावा मैं बात करूं प्रमुख खनिज और कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो प्रदेश की बात करूं तो देखो, जो बॉक्साइट है सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर उड़ीसा है, अर्थात बॉक्साइट उड़ीसा में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात में। कोयला की बात करें तो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, उसके बाद उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर उड़ीसा में ये ग्रेफाइट पाया जाता है। लौह अयस्क के सबसे ज़्यादा मात्रा उड़ीसा में पाया जाता है, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। मैग्नीज की अधिकता उड़ीसा में सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा मिलता है असम में, गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में। ठीक है, ताम्र जो तांबा है
तो वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है भाई? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश। सोना कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर झारखंड में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। लौह अयस्क मैग्नेटाइट की बात करूं तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान। देखो हेमेटाइट देख लिया ना, अभी मैग्नेटाइट है जो मैंने बात किया है। हीरे की बात कर लूँ, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पहला स्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद हीरा छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। ठीक है भाई। ये खनिज भंडार की बात की जा रही है ना। अब खनिज के उत्पादन की बात करें तो बॉक्साइट उड़ीसा में, कोयला छत्तीसगढ़ में, ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश में प्रथम है ना ये, स्वर्ण कर्नाटक में। अभी जो हमने बात की लगभग वही है ये चीज, इसको ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात कर रहे हैं भाई, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जो 5 राज्य भारतीय राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। रेल परिवहन की बात कर लेता हूं मैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेल परिवहन। तो देखो, भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। लॉर्ड डलहौजी आप सभी जानते हैं गवर्नर थे उस दौरान ये बंगाल के। तो उस दौरान सबसे पहले जो रेल है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। कब चलाई गई थी भाई? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। उसके बाद में भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है सन 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में 3 प्रकार के रेलवे लाइन हैं। क्या क्या 3 प्रकार के रेलवे लाइन हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो रेल लाइन, सबसे बड़ी लाइन 1.676 मीटर फैला है। मीटर लाइन 1 मीटर, छोटी लाइन 762 मिलीमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अलग अलग रेलवे जोन का मुख्यालय भी अलग अलग होता है। मध्य रेलवे CR जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालगांव। दक्षिण रेलवे चेन्नई है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता है। इसी प्रकार दक्षिण मध्य, देखो सभी प्रकार की यहाँ पर रेलवे की यहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करूँ तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी औसतन जो लंबाई है 1355.40 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है, गतिमान है, इसका नाम हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि 5 अप्रैल 2016 में चला, किंतु यह WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम है। लेकिन भारत में सबसे हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत है। ठीक है, जो ट्रेन नंबर 80 है। वंदे एक्सप्रेस जो है, वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई है। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक झलक वायु परिवहन पर। वायु
यान से रिलेटेड जो बात है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, भारत में जो हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं, वायु की बात कर रहे हैं, तो भारत में पहला हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह जो प्राधिकरण है करता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन है। ठीक है, कुछ प्रमुख हवाई अड्डे और कहाँ पर है इसकी भी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय जयपुर में है। मंगलुरु हवाई अड्डा मंगलुरु में है। इस तरह से जो हवाई अड्डा है, विभिन्न हवाई अड्डा है, अलग अलग उसका स्थान है।